मुझे नहीं पता, मतलब आसिम बाजवा की रेट से वो पैसे कमा रहा है, एंड हाउ इट इज हैपनिंग आई डोंट नो। इवन हर किड्स विद हर फर्स्ट हस्बैंड, उसके बच्चे भी, वो लाहौर में, बुजदार की कोई हैसियत नहीं है, बुजदार इज द ब्लडी चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। हम्म। और वो पूरा जो पंजाब प्रोविंस का जो पूरा जो स्टैब्लिशमेंट है, चाहे पूरी ब्यूरोक्रेसी है, वो उसके बच्चे और उसका फॉर्मर हस्बैंड रन करता है, जो पीरनी है उसका। नो एब्सोल्युटली वैभव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात ये है ना, कुछ ना कुछ तो डील हुई है। उसने, ये जो बात है, दिस मैरिज इज नॉट बेस्ड ऑन रोमांस और एनीथिंग लाइक दैट, और ऑन लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और समथिंग लाइक दैट। ये इसके दिमाग में टोटका था, टोटका पूरा हो गया पीरनी से शादी करके। पीरनी का जो पहला हस्बैंड था, आई थिंक 4 5 6 बच्चे हैं, कोई आधे दर्जन बच्चे हैं पीरनी के भी पहले हस्बैंड से। उसका कोई, उन्होंने उनको प्लग इन कर दिया स्टेट में, प्लग इन कर दिया स्टेट में। और मैं दर्शकों को बताता चलूं, ये जो वैभव ने वर्ड यूज करा ना, फेरौन, फेरौन जो इजिप्ट में फेरो हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे फेरो, तो उनको फेरौन बोलते हैं। तो आपको शायद अगर समझ में ना आए तो ये वैभव ये कहना चाह रहे थे। तो वैभव ये तो है ना, एक स्ट्रक्चर में आप प्लग इन कर देते हैं। आसिम बाजवा का क्या है, आसिम बाजवा एक स्ट्रक्चर में प्लग इन है ना, तो वहां से वो बेनिफिट लेता रहता है। तो जितने भी सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान में, और तो कुछ है नहीं सीपैक के अलावा, तो जितने भी सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट हैं वगैरह वगैरह, ये सब वहीं पे प्लग इन है, वहां से पैसा कमा रहे हैं ये लोग। आशीर्वाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से है, तो देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग। ये होना था वैभव, ये होना था पाकिस्तान के साथ। इम्प्लोड कर रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तानी, वो ये कहते हैं कि साहब अब हमें डर लगने लगा है, और इट्स हाई टाइम कि हम दूसरे मुल्कों के कागज भरें, क्योंकि यहाँ पे अब हमें लग नहीं रहा कि गुजारा होने वाला है। इट्स अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस थिंग इज अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। ये दिक्कत जाएगी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। उनका देखिए फाइनेंशियल मेस में है वो बहुत ज्यादा, राइट। ग्रे लिस्ट में है, तो सांस बिल्कुल आधी आ रही है उनकी, पूरी सांस नहीं आ रही। उनके यहाँ फिर से टेररिज्म ने सर उठाया। लेटली अगर आप देखें पॉलिटिकल उथल पुथल, ये जो पूरा हो रहा है ना फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली में, कि अयाज सादिक कभी कुछ बोल रहे हैं और कभी कुछ, ये अपने चौधरी फवाद कुछ बोल रहे हैं, और कुछ, ये मुझे नहीं लगता कि ये वन ऑफ चीजें हैं। ये एक दूसरे के पीछे पड़ चुके हैं। इट्स अ फाइट टू द डेथ। और इसमें शामिल है वैभव, वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और शामिल है उनके कोर कमांडर। उनके आशीर्वाद के बिना क्या होता है वहां पे, राइट। तो ये है मेरे हिसाब से। अच्छा, उनका जो एजाज शाह, ब्रिगेडियर एजाज शाह, जो वहाँ का होम मिनिस्टर है, इसको इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं पाकिस्तान का, अभी 2 दिन पहले वो खैबर पख्तूनख्वा में वो पॉलिटिकल स्पीच दे रहा था, उसमें उसने बोला, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कि एएनपी वाले जो है, जब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या इस मुल्क की फौज के खिलाफ जब बातें करना शुरू की, तो टीटीपी वालों ने मार दिया उन्हें। वो वही मैं, वो बिल्कुल बिल्कुल, वो उसने जो थ्रेट दिया ना, अब लोग कह रहे हैं उसने थ्रेट दिया। अब कई बार तो ये लोग ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, टीटीपी का आप थ्रेट दे रहे हैं, ठीक है, अभी तक ये कह रहे थे टीटीपी इंडिया का है। एग्जैक्टली भारत ने मारा है टीटीपी। अब मैं ये ब्रिगेडियर साहब का दिमाग चल गया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज एज एंड सीनियरिटी, इनका दिमाग चल गया है। अभी कह रहे हैं, तो ये क्या है कि आतंकवादियों को इस्तेमाल करते हैं खुद के पॉलिटिकल राइवल्स को थ्रेटन करने के लिए। जैसे इंडिया में एक जमाने में वो बंबई में नहीं कहते थे कि भाई को दुबई फोन लगा देंगे, इट इज इन द सेम जॉनर। ये वही बकवास कर रहे हैं यहाँ पे भी, एंड दे डोंट रियलाइज व्हाट डैमेज दे आर कॉजिंग टू द कंट्री। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज है। उससे पहले ये शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बताया कि टीटीपी है वो मुत्तहिद हो चुकी है, और उसने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उसने बताया कि मतलब कि ये जो पीडीएम के धरने वरने हो रहे हैं, इसके इम्कानात है कि वहां पे धमाके हो सकते हैं, उस पर हमले हो सकते हैं। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह बोलता है कि टीटीपी जो है वो एएनपी के जो हारून बिलौर और उसके चचा को सबको मारा था, एएनपी के जो टॉप लीडरशिप थी, बोले कि वो भी इसलिए मारा था बिकॉज वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते थे। मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या, एस्टैब्लिशमेंट ही है ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान। तो ये चीज, मतलब इतना ओपनली ये थ्रेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर यही वो लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि भाई टीटीपी को इंडिया फंड कर रहा है, टीटीपी को, अच्छा इंडिया भी नहीं, अजीत डोवाल फंड कर रहा है, अजीत डोवाल का नाम लेके बात करते हैं। सो ये जो एक ऑब्सेशन है, अभी मैं कल एक प्रोग्राम पे था पाकिस्तान के, तो वहां पे ये था कि भाई ये जो इनकी डोवाल साहब ने कहा कि हम बाहर जाकर के पे भी हम लड़ेंगे, हम अपनी जंग सिर्फ भारत के अंदर नहीं लड़ेंगे, हम भारत के बाहर भी लड़ेंगे। तो अब उससे उनकी टांगें कांप रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या, जबकि सर डिफेंसिव ऑफेंस की जो स्ट्रेटेजी डोवाल साहब ने दी थी, वो भी स्ट्रेटेजी सेम थी, उसमें कुछ अलग तो नहीं था कि थ्रेट जहां से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां काउंटर करो। तो इसके बारे में सर कुछ बताइए हमें। देखिए, जो डोवाल साहब ने पहले भी बोला था,
एंड ही गेव दिस थ्योरी ऑफ डिफेंसिव ऑफेंस। वो वैभव, आप यू वेरी राइट, जहां से थ्रेट आएगा, हम तो खुद इसमें कई बार ये कह चुके हैं ना कि जब आपका थ्रेट कश्मीर का रावलपिंडी से आ रहा है, आप कश्मीर में क्यों ऑपरेशंस कर चुके हैं? हम तो डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियोस में कई बार मैं बोल चुका हूं, एंड आई ऑल्सो बिलीव द सेम थिंग। जहां से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ डिफेंसिव खेलेंगे हर समय, आपको वहां जाके सॉल्व करनी पड़ेगी। और वही द ऑनरेबल एनएसए सेड दैट ओनली। तो अब इनको, जहां तक आप टीटीपी की बात कर रहे हैं ना कि ब्रिगेडियर साहब ने क्या बोल दिया, ये ब्रिगेडियर का मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये खुद क्या बोलते हैं इनको खुद समझ में नहीं आता। आधे समय ये लोग ब्लेम करते हैं कि टीटीपी इंडियन है, और आधे समय ये कहते हैं देखा एएनपी के साथ क्या करा था, तुम करोगे तुम्हारे साथ भी वही होगा। अरे तुम्हें कैसे पता कि इनके साथ यही होगा यार? हाउ डू यू नो? एंड देन यू आर ऑल्सो सेइंग दैट टीटीपी हैज टेकन अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु स्पोक अगेंस्ट पाकिस्तान। आप इनकी बातों में विरोधाभास तो देखिए, ये खुद ही इतने कंफ्यूज्ड हैं। और ये थ्रू आउट इनका पाकिस्तानियों का कैरेक्टर रहा है। एक कहता है कि साहब अभिनंदन को द टी इज फैंटास्टिक, दूसरा कहता है साहब बाजवा की टांगें कांप रही थी। ये इनका पता नहीं क्या। देखो मैं एक बात बताऊंगा, वो मैं तो बार बार जो दर्शक है ना, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं यार, देखो साफ सीधी बात है, जिस दिन आपने पाकिस्तान को फॉलो करना शुरू करा, उसकी खबर को फॉलो शुरू करा आपने, पाकिस्तान की न्यूज को जैसे आप और हम करते हैं, ये नेटफ्लिक्स देखना बंद कर देंगे लोग। इतना एंटरटेनमेंट किसी मुल्क में है ही नहीं, इतना एंटरटेनमेंट कहीं भी नहीं है, ये जो पाकिस्तानी हमें देते हैं फ्री में रोज। आप 2 पाकिस्तानी अखबार पढ़ लीजिए या 2-3 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, आपको लगेगा यार दिस इज अ सर्कस, ये मुल्क है ही नहीं, तो सर्कस है। जी। अच्छा, एक सवाल ये हमेशा करते हैं लोग कि अभी जैसे जो चाइना का जो एग्रेशन है, चाइना के एग्रेशन के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, डिफेंसिव ऑफेंस पे हमने उससे बहुत बात भी करी है, हमने बहुत सारे तरीके भी बताए, यू नो हाउ वी नीड टू एक्चुअली डील विद देम। बट एक क्वाड को लेकर के कुछ लोग बहुत सवाल कर रहे थे चैनल पे कि अगर क्वाड बन रही है तो मतलब ये क्वाड का क्यों जरूरी है, और इसको हमें मतलब हाउ इट इज बेनिफिटिंग इंडिया एंड हाउ बिग ऑफ अ थ्रेट इट इज फॉर चाइना। वैभव, आई थिंक क्वाड को 2 चीजें हैं। एक तो क्वाड है, एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट, कि जिसमें शामिल है अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये एक 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी तब जाके क्वाड एक्चुअली बहुत बड़ा खतरा। एक तो टू वेरी ऑब्वियसली मिलिटराइज द क्वाड, आपको उसको मिलिटराइज करना पड़ेगा और बहुत ऑब्वियसली मिलिटराइज करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक क्वाड में अभी भी बहुत स्कोप है और कंट्रीज को ऐड करने का, एक्सपेंशन ऑफ द क्वाड। क्योंकि ये जो लोग हैं वैभव, चाइना रुकेगा नहीं जब तक आप चाइना को फिजिकली रोकेंगे नहीं। कुछ चाइना के अंदर कुछ पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं। काफी लोग ये नहीं समझते हैं कि जो चाइना के अंदर हो रहा है इस वक्त, जो भी चीन के अंदर हो रहा है, वो काफी कुछ फ्यूल्ड है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। लोग ये समझ नहीं पा रहे। चाइना इज अंडर प्रेशर, और जैसे कि एक प्रेशर कुकर होता है, वो सीटी बजती है ना उसके ऊपर, तो बेसिकली ईस्ट लद्दाख में प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है। तो एक तो हमें यह समझना चाहिए, जो गलवान का किस्सा हुआ और ये पेंगोंग सो लेक का किस्सा हुआ, 4 फिंगर, 8 फिंगर, PP-14, या जो भी इस पूरे एरिया की बात करते हैं, रिजांगला की बात करते हैं, और यू नो हेलमेट टॉप और ये सब, यू नो ऑल दीज फिगर्स एंड ऑल, दौलत गोल्डी वगैरह, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट चाइना लेटिंग ऑफ प्रेशर बिकॉज डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। नाउ शी जिनपिंग इज बीइंग क्वेश्चनड। वापस आता हूं क्वाड पे। जो आपने क्वाड की बात करी वैभव, क्वाड में देखिए सिंपल सी ये बात है कि अमेरिका ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है क्वाड को, इसलिए तो अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे और B-52 बॉम्बर्स भेजे थे। नाउ जो मालदीव्स में और उसके आसपास हमारी जो एक्सरसाइजेस हो रही हैं, और साउथ चाइना सी के आसपास ऑस्ट्रेलिया को लेके, ऑस्ट्रेलियन नेवी हैज जॉइंड दोस एक्सरसाइजेस, राइट। जापान ने अपना कमिट कर दिया, अपना डिफेंस बजट जापान ने कमिट कर दिया, इंडिया आगे बढ़ रहा है। सो आई थिंक इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाके प्रॉपरली बहुत जल्दी, एंड आई एम श्योर हो भी रहा होगा, शायद हमें नहीं पता होगा, हो भी रहा होगा पीठ पीछे, क्योंकि अभी तक तो मोदी जी और डोवाल साहब ऐसे ही काम करते हैं कि मोदी जी का थोड़ा सा दिमाग भी ऐसे ही चलता है ना, एक दिन मित्रों आज से 370 नहीं है, वो कोई कह देंगे मित्रों आज से क्वाड है, तो क्वाड हो जाएगा। पता लगा कि 1 साल से 2 साल से बिल्डिंग बन रही थी, राइट, बॉम्बे में या साउथ में कहीं सी के पास एक बिल्डिंग बन रही थी, ये क्वाड का हेडक्वार्टर, नोबडी नोज, सो ही विल डू इट, एंड ही विल डू इट इमीडिएटली विदाउट एनी वार्निंग। तो वेब मिलिटराइजेशन ऑफ द क्वाड, एक्सपेंशन ऑफ द क्वाड, एंड अंडरस्टैंडिंग दैट चाइना इज योर एनिमी। देखिए पाकिस्तान किसी गिनती में नहीं आता, वो हमारे पार्टीशन से कुछ छूटी हुई चीजें हैं, तो हमें लगता है कि
पाकिस्तान पाकिस्तान देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जिहादी भेज देगा, ड्रग्स भेज देगा, इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या करेगा? और क्या कर चुका है पाकिस्तान आज तक? 1999 में उसने कारगिल करा था, तब तो पैर जाके पकड़ लिए थे वहां पे बिल क्लिंटन के, वॉशिंगटन में। मिलिटरीली पाकिस्तान इज जीरो। मैं आपको एक और बात बताता हूं, विदाउट चाइनीज सपोर्ट अगर पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी की पूरी मोबिलाइज करती है वैभव, ये 2 हफ्ते के अंदर पूरा मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। इनके पास इतना पेट्रोल नहीं है कि मोबिलाइज करते हैं पूरी फौज को। दे डोंट हैव दैट। इट्स ओनली बिकॉज द CPAC इज कमिंग थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, पाकिस्तानी मतलब, और यहां से पूरा जो एरिया है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, इसलिए इनकी नाक जो है पानी के ऊपर है ना। लेट अस से, आई एम जस्ट सेइंग, एक वियर्ड एग्जांपल मैं आपको देता हूं वैभव, कल अगर ऐसा हो कि चाइना को CPAC का ऑल्टरनेट मिल जाए, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, चाइना को CPAC का ऑल्टरनेट मिल जाए, चाइना इतनी जल्दी पाकिस्तान को डंप करेगा ना, ये मतलब इन्वेस्टमेंट्स फायदा फिर उठाएगा उसका, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है पाकिस्तान की। एंड एज फार एज इंडिया, अगर आप इंडिया में खड़े होकर देखें तो इट्स गेटवे टू सेंट्रल एशिया, इसमें कोई दो राय है नहीं। एंड ईरान कैन नॉट बी ट्रस्टेड, आई डोंट ट्रस्ट ईरान यार, इन स्पाइट ऑफ चाबार पोर्ट और एनीथिंग, मेरे दिल से मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई थिंक यू शेयर माई व्यूज ऑन दिस, ईरान तो है ही ऐसा, मतलब ना, इट्स अ गॉन केस यार, यू कांट ट्रस्ट ईरान। तो जो लैंड रूट की बात करते हैं ना सेंट्रल एशिया में, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी लैंड रूट टू सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, इवन फॉर दी कोalition फोर्सेस जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर चाइना को यह पता लगता है कभी कि देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, और मैं बता रहा हूं, ऑयल आना है जैसे वहां से, ये CPAC का क्या कर रहे हैं, एक तरफ से ऑयल आएगा, एक तरफ से फिनिश गुड्स आएंगी, ये यही मसला है ना, राइट। कल अगर कोई बंदा गाड़ी बनाता है, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का चल रहा है 300-400 किलोमीटर पर चार्ज, अभी मर्सिडीज ने लॉन्च करी, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई, आई थिंक 16-17 कंपनीज, आई एम नॉट श्योर ऑफ माय फैक्ट्स, मुझे इतना ठीक से ध्यान नहीं है, काफी कंपनीज को लाइसेंसेस दिए हैं कि आप EVs बनाइए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जिस दिन वैभव, जिस दिन आपके पास ऐसी गाड़ियां आ गई, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जो 500-700-1000 किलोमीटर पर चार्ज में चलेंगी, कार्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा, आधा CPAC का काम बंद हो गया, बाय द वे, जस्ट टू टेल पीपल सो दैट दे नो, राइट, कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम बंद हो चुका है। अभी जब हम बात कर रहे हैं वहां काम बंद है पूरा, वो जर्नल पैसा खा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन काम बंद हो गया। तो द डे दैट हैपेंस नो, इट इज गोइंग टू बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर चाइना। ये पूरी तेल की इकोनॉमी, ये सब ना, एवरीथिंग विल चेंज। तो वर्ल्ड बहुत फास्ट मूव कर रहा है, एंड आई थिंक क्वाड इज द आंसर टू चाइना। चाइना को ठोकना पड़ेगा वैभव एक बार ना, चाइना मस्ट टेक अ सॉलिड हिट, तब जाके उनको बात समझ में आएगी। ये जो हम टॉक्स करते हैं ना, कोर कमांडर लेवल की टॉक्स, ये कमांडर लेवल की टॉक्स, आई डोंट थिंक चाइना टेक्स ऑल दीस टॉक्स सीरियसली यार। मुझे नहीं लगता चाइना सीरियसली लेता है इन टॉक्स को। वो हम ही लोग हैं, हमारी आदत है ना कि चलो बात करके कुछ मसला सुलझाते हैं। चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको जाके गिरा दो कोई चाइनीज सोल्जर्स, तो अपने बातचीत करने के लिए आ जाएंगे वो। अच्छा सर, हम एक चीज ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया ने नवाज शरीफ के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। जब मुशर्रफ ने इनको एग्जाइल में भेजा था, तो नवाज शरीफ को सऊद फैमिली के ही कहने पे जिंदा छोड़ा गया था, अदरवाइज दे हैड प्लान्स टू किल किल नवाज शरीफ। सो ये चीज है, और उन्होंने कई सालों तक उनको, नवाज शरीफ को अपने यहाँ अपना जो है रॉयल गेस्ट बना करके रखा। जेद्दा में पैलेस है उसका भाई, जेद्दा में पैलेस में रहा वो 10 साल। एंड दैट पैलेस वाज आल्सो बिल्ट बाय द सऊदीज ओनली, एंड इट वाज गिफ्टेड टू नवाज शरीफ। करेक्ट। एंड सेकेंडली आई हैव सी, ये जो पीडीएम का पूरा जो शुरू है पाकिस्तान के अंदर, या नवाज शरीफ की जो इतनी हिम्मत हुई कि वो जनरल फैज जो कि ISI चीफ है और आर्मी चीफ का नाम लेकर के बात कर रहे हैं, और ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि मेरे सीने में बहुत राज है। और उनके जो पार्टी लीडर्स है, अयाज सादिक ने एक्सप्लेनेशन दी है, बट उन्होंने वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। और पाकिस्तानी अयाज सादिक ने भी बोला है कि मेरे सीने में कई राज है। हाँ, अयाज सादिक ने भी ये बात बोली कि मेरे सीने में कई राज है, क्योंकि भाई वो स्पोक्स पर्सन रहा है, मतलब वो स्पीकर रहा है वहां की नेशनल असेंबली का, पार्लियामेंट का। तो सर ये चीज है कि तो सऊदी जो है उनको ये नाराज करके बैठे हुए हैं, बिकॉज ये टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर के ये अपना एक ट्रायड बनाना चाह रहे हैं, क्वाड के, ये काउंटर करेंगे। सो इनका जो है ये सऊदी उससे नाराज है, वो जनरल फैज से भी नहीं मिले, बाजवा से भी नहीं मिले, जो प्रिंस सलमान है।
सो हाउ डू यू थिंक कि ये जो इन्होंने जो हर किसी से बिगाड़ लिया है अपना रिलेशन, और सऊदीज जिन्होंने इनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम फंड किया है, एंड सऊदीज आर द ओनली पीपल जिन्होंने इनका न्यूक्लियर साइट विजिट किया है, बाकी दुनिया में किसी ने विजिट नहीं किया। इवन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स में सिर्फ नवाज शरीफ था जिसको दूर से दिखाया गया, वो भी अंदर न्यूक्लियर साइट में उसको एंट्री नहीं दी गई थी। तो सर ये जो सऊदीज को नाराज करना था, ये कितना इनको महंगा पड़ने वाला है? वैभव, इनको महंगा पड़ चुका है। देखिए, चाइना लोन देता है, ठीक है, सऊदी एड देता था। फर्क है। आप चाइना वो शाइलॉक एक कैरेक्टर था ना शेक्सपियर की प्ले में, चाइना शाइलॉक है। चाइना अगर आपको लोन देगा तो गुर्दा कलेजी रखवा लेगा, जो नली के अंदर गूदा है ना वो निकाल लेगा चाइना। दे आर अ टिपिकल पीपल विद अ टिपिकल माइंडसेट। और ये पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इनका अशराफिया है, जो इनकी टॉप क्रीम है पाकिस्तान की, उनके सबके डुअल पासपोर्ट्स हैं वैभव। राइट। तो अगर पाकिस्तान ये डुअल पासपोर्ट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको अपने मुल्क पर भरोसा नहीं है। इनको पता है जिस दिन मुल्क डूबेगा हम भाग जाएंगे। इमरान खान के बच्चों का पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं है। आप इमरान खान को छोड़ें, इमरान खान के पासपोर्ट का, ये जो आईएसआई चीफ है, आईएसआई चीफ की फैमिली फ्रांस में रह रही है। राइट। जो जनरल फैज है आईएसआई का चीफ, और ये फ्रांस को बॉयकॉट कर रहे हैं। अपने जो बेचारे जाहिल जो पॉपुलेशन है उसको सड़क पर उतार दिया कि प्रॉफिट के कार्टून निकाले हैं तुमने और फ्रांस को बॉयकॉट करो, फ्रांस को बॉयकॉट करो। और आईएसआई के चीफ की आधी फैमिली फ्रांस में रह रही है, सिटीजन है फ्रांस के। भाई बॉयकॉट करो, सबसे पहले वो बॉयकॉट करो। तो ये लोग नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी चीज, सऊदी का कितना महंगा पड़ा वैभव। देखो, सऊदी ने सिर्फ एक ट्रेलर दिया था कि जरा $1 बिलियन वापस लाना। ये पैरों के बीच में दुम डाल के बीजिंग गए रातों रात, और बीजिंग से बोला माई बाप कुछ दे दो, मतलब इज्जत बच जाएगी हमारी। सो यू सी, दे हैव टू अंडरस्टैंड। एंड जो कफील वाला मामला है ना, कि जब आप जाएंगे तो आपका पासपोर्ट एक कफील रख लेगा, ये देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि द ऑटोमन्स एंड द सऊदीज, द अरब्स नेवर गॉट अलोंग। राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब बात थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात में भी यही था कि ऑटोमन्स का राज था, जो एरिया अभी सऊदी एरिया, पूरा उस मिडिल ईस्ट के एरिया में। और वहां पे सऊदीज ने ब्रिटिश हेल्प के साथ लड़ाई लड़ी थी और ऑटोमन्स को वहां से खदेड़ा था। फिर उसके बाद कमाल अतातुर्क आया, फिर सेक्युलराइजेशन ऑफ टर्की हुआ, और फिर बड़े ड्रामे शामे उनके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द अरब्स एंड द टर्क्स डोंट लाइक ईच अदर, पहली चीज। दूसरी बात, टर्क्स के पास इतना पैसा भी नहीं है। टर्की क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, या टर्की क्या बना रहा है? ठीक है उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस, ठीक है। टर्की को ज्यादा फायदा इसलिए हुआ है बिकॉज टर्की इज, अगेन, ये सब जो देश है ना, ये जियोपॉलिटिकल खा रहे हैं। नेटो का मेंबर था सर, और क्या है उसका? नहीं, नेटो का मेंबर था, एंड इट इज द ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। वो बॉस्फोरस का जो पूरा एरिया, इट इज द ब्रिज। तो ये तो खा रहा है वैभव, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि टर्की इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को, और किसने नहीं करा? चाइना ने करा, अमेरिका ने करा, सऊदी ने करा, अब टर्की इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इज लाइक रीयूजेबल टॉयलेट पेपर ना, मतलब हर कोई बंदा, वो डिस्पोजेबल नहीं है, रीयूजेबल है, वो सब यूज कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब टर्की की बारी है, मलेशिया की बारी है। अब मलेशिया भी हल्का सा बैकफुट पे हो गया जब से वो महातीर मोहम्मद गया है ना, दैट सेनाइल मैन हु सेड दैट इट्स ओके फॉर मुस्लिम्स टू किल मिलियंस ऑफ फ्रेंचमैन। तब से वो गया है, तो डैमेज कंट्रोल उन्होंने शुरू कर दिया। तो जो ये ब्लाइंडली मलेशिया को सोचते हैं मलेशिया इनके पार्ट में आएगा, नहीं आएगा मलेशिया। पहली चीज, टर्की आ रहा है क्योंकि टर्की का ज़ायम कुछ और है, टर्की चाहता कुछ और है। और जहां तक आपका ये सवाल था कि कितना फर्क पड़ा है, मुझे तो लगता है जबरदस्त फर्क पड़ा है, जबरदस्त फर्क पड़ा है।